बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसले को कलअदम करार दे दिया है। यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इसी के ऊपर बैंक किया जा रहा था पिछले कई दिनों से कि 63A की तशरीह का फैसला क्या आता है। 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से आज कलअदम करार दे दिया और फर्दर तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। इसके बाद ऑपोजिशन के नैरेटिव को उसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आती गई, बहुत सारी कवर हुई, बहुत सारी कवर नहीं हुई। बट सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे नजदीक आज ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 63A की ये जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसको माना। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल वाला एहतजाज मौखर करने की सजेशन भी दे दी। आज ही इंटीरियर मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब ने भी राइट लेफ्ट अपने अफसरान को खड़े करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको मुतनब्बे किया एहतजाज करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब 17 तारीख तक बंदोबस्त मुकम्मल है, एहतजाज मत करें। हेड ऑफ द स्टेट्स पाकिस्तान आ रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। अगर आप लोग हेड ऑफ द स्टेट्स के विजिट में कोई खलल या कोई खराबी करने की कोशिश करेंगे तो फिर बाद में हमसे शिकवा मत कीजिएगा, स्टेट प्रिपेयर्ड है। लेकिन यहीं पर एक डेवलपमेंट यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदामात को चैलेंज कर दिया है। जिन इकदामात में ये बेंच फॉर्मेशन आ गई, बेंच फॉर्मेशन के बाद केस सुनना और सुनने के बाद आज का फैसला भी आ गया। सो आई डोंट नो कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ भी गिव अप अभी तक नहीं कर रही, लीगली भी गिव अप नहीं कर रही, स्ट्रीट पावर भी शो कर रही है, उसका भी उन्होंने इंदिया दिया हुआ है कि हम एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में करेंगे। यही सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का फैसला ऑपोजिशन की जानिब से तो कहा जा रहा है कि जनाब ये काइंड ऑफ फैसिलिटेशन थी। मैं ऑब्वियसली वो टोन नहीं या वो लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकूंगा, बट सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को इकदामात को भी चैलेंज कर रखा है। सर यहां से थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि तरीकाकार क्या है और जिस तरह अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इकदामात करती है, ये एक्ट करती है, ये आर दे जस्टिफाइड? देखें जी, इसमें जो एस्पेक्ट है ना, मसला ये है कि हमने सारी चीजों को पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है। जहां तक फैसला है 63A का, जो पुराना फैसला था, मेरा तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ पहले दिन से ये ओपिनियन है कि 63A को इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता था और कम से कम उसमें वोट काउंटिंग को नहीं रोका जा सकता। डिस्क्वालिफिकेशन जो लेटर ऑफ लॉ कह रहा है, लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, दैट हैज टू बी फॉलोड। ओके, हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में जो इसकी टाइमिंग है इस फैसले की वो क्वेश्चनेबल है और जिस तरह वो ऑर्डिनेंस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उसको अमेंड किया गया, वो जो है मेरा ख्याल है बोनाफाइडी लैग करती है वहां पे। और शायद परसेप्शन ये है कि इसी स्पेसिफिक केस के लिए वो अमेंडमेंट लाई गई, बेंच बना और इसमें ये फैसला दे दिया गया। तो जहां तक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस कानून तो बन जाता है, लेकिन ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया। तो अप्रोप्रिएट ये होता कि ये पीटीआई के ऑब्जेक्शन को और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनको एड्रेस करके अगर ये फैसला दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि इसकी वैलिडिटी और एक्सेप्टेंस ज्यादा होती। सर इसमें थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन है, बट क्या करें कि पूरी सियासत ही पाकिस्तान की इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ऑल दिस रिवॉल्व्स अराउंड एक्सटेंशन सर। जी ये तो हवा में तो सारा यही नजर आ रहा है जी। दिस इज पब्लिक परसेप्शन, ओपनली यही नजर आ रहा है कि ये अक्टूबर के लिए शायद ये फैसला इसको रिवर्स किया गया है और अब कुछ बंदे लोग ये कहते हैं कि शायद कुछ बंदे तोड़ के। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इस फैसले को, फैसला लीगली ये ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है, और अगर इस फैसले की बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो फिर ये एक सही फैसला भी जो है उसका यूज गलत होगा और उसमें ये टाइमिंग भी शामिल है। और फिर वो पीटीआई का जो आर्गुमेंट है कि ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोका गया था इस फैसले से और ये फैसला इसीलिए दिया जा रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग की जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए। वैसे भी इसको तो थोड़ा स्टेप वाइज प्लीज मुझे समझाइएगा, आप अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा सा मुझे ना स्टेप वाइज समझाइएगा। अगर ये जो एक्शन इकदामात इसके चैलेंज किए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, अगर ये इनकी यहाँ पर एलिगेशंस या जिस बेस के ऊपर उन्होंने चैलेंज किया है पीटीआई ने, वो दुरुस्त साबित हो जाती हैं, उसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो नहीं, उसका तरीकाकार तो देखेंगे वो कोर्ट ने डिसाइड करना है ना खुद। प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है, एक मैक्सिम है जिसको कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन
justice should seems to have been done. Fair enough. तो justice should seems to have been done जो है उसमें बाकी परसेप्शन और इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि अगर किसी ने ये ऑब्जेक्शन लिया था तो मेरा ख्याल है कि इसी बेंच को पूरा मौका देना चाहिए था इस ऑब्जेक्शन को सुनने के लिए। ये तो एक एस्पेक्ट है जो पीटीआई का ऑब्जेक्शन है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो ऑर्डिनेंस है जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट की गई है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोर्ट बाद में ये डिसाइड कर देती है कि ये ऑर्डिनेंस जो मावरा कानून था, अल्ट्रा वायरिस था, या ये ऑर्डिनेंस लैक्स हो जाता है और ये कानून नहीं बनता, तो इस ऑर्डिनेंस की बेस पे एक बेंच बनता है, उस बेंच के डिसीजन की बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स चलेगी इससे निकलेगी ये सारी गलत होंगी। तो इसको ये कहना कि जी वो इस बेस पे ये बाद में कोई रिवर्स करेगा, इस मुल्क में तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी। आई एम सॉरी, मैं अपने शहरदारी को भी डिफेंड नहीं कर सकता। हालात तो वाकयात बदले तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। हमारे जो फैसले हैं और हमारे पुल डिसीजंस हैं वो फायर फाइटिंग बेस्ड होते हैं, उसके दूरस्थ नताइज को कोई नहीं देखता। और अगर ये जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिससे हमें खौफ आ रहा है, अगर ये सारी हो जाती हैं तो इसका बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जस्टिस साहब इसमें थोड़ी सी ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि जस्टिस मुनीब ऑथर थे इस डिसीजन के, पिछले फैसले के ऑथर जज के बेंच में शामिल किए बगैर, और फिर जस्टिस मुनीब ने रिक्यूज भी नहीं किया था, रिजर्वेशन शो की थी, खुद रिक्यूज नहीं किया था, प्रोसीडिंग्स आगे चल सकती थी सर? मेरा ख्याल है सारी की सारी खराबी जहां से शुरू हुई ना, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ जी। मेरी राय में, और मैंने ये अपनी राय अपने जो मेरे कोलीग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उन तक भी पहुंचाई थी जब ये केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सुना जा रहा था जी। मेरे ख्याल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अगर आप पार्लियामेंट के हवाले कर देंगे तो फिर ऐसे ही काम होंगे जो अब शुरू हो गए हैं। मैंने इसी खदशे का इजहार किया था और उस वक्त मैंने कहा था कि ये जो 192 गालबन आर्टिकल है वो कहता है, उसमें यूज हुआ है लॉ का वर्ड, लेकिन स्पिरिट उसकी ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये इनको खुद बैठ के चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन को स्ट्रक्चर करना था इन्होंने। वो जो कानून था कि पहले तीन बैठ के कंसल्टेटिव प्रोसेस से बेंचेस बनाए, वो 3 का 5 भी किया जा सकता था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, पार्लियामेंट के हवाले ना करें। अब पार्लियामेंट के हवाले करने से ये हुआ कि आप रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और एक ऑर्डिनेंस से सारी की सारी चीजें ही चेंज कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट को अपने पास पार रखते, सारी सुप्रीम कोर्ट बैठे इस पे कंसल्टेटिव प्रोसेस से कोई डिसीजन ले। अभी भी फुल कोर्ट बुलाया जा सकता है सर इस सारे मामले को? बिल्कुल, फुल कोर्ट बुलाने में कोई कतगन नहीं है। और अब ये क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एक रिव्यू तो हो गया, अब इस रिव्यू के बाद अपील होगी या इसको दोबारा सुना जा सकता है कि नहीं सुना जा सकता। सर अभी रिसेंटली एक केस सुना गया ना, सुप्रीम कोर्ट में ही जी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू सुना गया ना जी। नहीं सर, एक और केस की बात कर रहा हूं मैं, वो कोर्ट नहीं करना चाहता, दैट इज थोड़ा सा ट्रिकी सा केस था, लेकिन दोबारा भी सुना गया ना जिसमें काजी साहब ने अपोलोजाइज भी किया कि गलत फैसला हो गया था, ऑल दैट। जी वो तो वो प्रेसिडेंट साहब के रेफरेंस पे सुना गया ना जी, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट साहब तो रेफरेंस में कुछ भी पूछ सकते हैं वो, और उसको यहाँ पे सुन लिया गया। मैं भी उस फैसले पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो टेक्निकल चीजें हैं। हम खुद अपने आप को ऐसी टेक्निकलिटीज में और ऐसे वेब में फंसाते जा रहे हैं, बोथ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, जिसमें से निकलना जो है वो मुश्किल होगा, और शायद इस कोशिश में हम इस सिस्टम को डिरेल करते हैं। जैसे साहब आई ट्राई कि मैं बहुत सादा सा सवाल पूछूं ताकि हमारे व्यूअर तक बड़ी आसानी से चीजें पहुंच सकें। सर एट दिस टाइम मंसूर अली शाह साहब हो जाएं, जस्टिस मुनीब, या 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला, स्पेसिफिकली 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था, इनमें से अगर कोई फुल कोर्ट की आता है, कोई इनकी तरफ से फुल कोर्ट बुलाए जाना का आता है, तो इज इट पॉसिबल रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट के वो अलाउ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई फुल कोर्ट बुला सके?
मेरा नहीं ख्याल। मैं हाई कोर्ट में जब मैं बैठा था तो मैंने ये प्रपोज किया था, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में तो यही है कि फुल कोर्ट को चीफ जस्टिस बुलाता है। मैंने प्रपोज किया था कि अगर 25% या 20% जजेस साइन करके रेक्विजिशन भेजें कि फुल कोर्ट बैठाएं, तो वो फुल कोर्ट बैठना चाहिए और मेन इश्यूज जो हैं उनको वहां पे डिस्कस करके डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट नहीं होती या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन और ये चीजें एट स्टेक हैं, तो उसका एक ही वाहिद हल है कि फुल कोर्ट में बैठे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पहले और वहां पे हीटेड डिबेट करें, लेकिन किसी कंसेंसस के साथ या मेजॉरिटी डिसीजन के साथ बाहर आए, ताकि वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा जाए। कोई ये क्रिटिसाइज ना कर सके जी कि ये चीफ जस्टिस ने अपनी डिस्क्रेशन को रॉन्गली एक्सरसाइज किया है या अपनी पसंद का जज बैठा के तो एक बेंच बना लिया है, या बेंच में ऐसे जजेस बैठाए हैं जिन्होंने इस फैसले को पहले ही पता था कि ये फैसला देना। अच्छा सर, एक ये और जो परसेप्शंस हैं जो मेरा ख्याल है जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए जुडिशरी को एज एन इंस्टीट्यूशन। सर एक और सवाल कि जिस तरह किसी और एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो खैर अलग से कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड ऑल दैट, लेकिन किसी और मुल्क में भी कोई इस तरह की एग्जाम्पल है कि वजीर आजम चीफ जस्टिस इन डेज टू कम पिक किया करेंगे, या जो कोई इस तरह के कवानीन और भी कहीं पर हैं सर? देखें, जो एग्जीक्यूटिव का रोल है ना जजेस अपॉइंट करने में जी, मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है। उसका जो लेजिस्लेचर है या असेंबली है, अगर वो अपना रोल अदा करती है अपॉइंटमेंट तक, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद के जो मराहिल हैं उस इंटरफेरेंस में कबाहत है। हमारा सिस्टम इतना बुरा नहीं है जो 18th अमेंडमेंट से बना, लेकिन 19th अमेंडमेंट से जो एग्जीक्यूटिव की पावर को या पार्लियामेंट्री कमेटी की पावर को कम किया गया, मेरा ख्याल है वो एक गलत डिसीजन था। मेरे नजदीक अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉम्पिटेंस जो है वो एवेल्युएट सिर्फ जुडिशियल साइड ही कर सकती है, और प्रपोजल ऑफ नेम जो है वो भी वहीं से आना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अपॉइंट होना है वो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस इन्हीं जजेस के सामने करते हैं। तो जुडिशरी ये एग्जीक्यूटिव को नहीं पता हो सकता कि हु इज द पर्सन कॉम्पिटेंट टू बी अपॉइंटेड हियर। जब वो नाम आ जाए उसके बाद उसका टिल्ट देखना, उसका डिमीनर देखना और उसको देखना कि ये कल को जाके किसी की साइड नहीं लेगा, ये एग्जीक्यूटिव को फुल पावर देनी चाहिए। और एक दफा अगर एग्जीक्यूटिव ने कलेक्टिव डिसीजन, कंसल्टेटिव डिसीजन से रिफ्यूज कर दिया तो फिर वो रिफ्यूज होना चाहिए, फिर उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपके वक्त लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, वे आउट क्या है? केओस इज राइट आउट देयर, केओटिक सर्कमस्टांसेस हैं, वे आउट क्या है सर? सर जी, वे आउट तो जो ये करने जा रहे हैं वो तो लग रहा है कि दे आर बेंट अपॉन के उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है। अगर ये मेरा सिर्फ एक सवाल है पावर सेंटर से और जो लोग इस वक्त इसके पीछे पड़े हुए हैं अमेंडमेंट लाने के, कि क्या आप ये सारा खत्म कर लेंगे तो मुल्क में ट्रैंक्विलिटी, पीस और सर्टेनिटी आ जाएगा, विच इज दी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वहां पे कभी इकोनॉमिक ग्रोथ उस मुल्क में नहीं हो सकती जहां पे सर्टेनिटी ना हो, जहां पे आपका लोकल इन्वेस्टर पैसे नहीं निकालेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट होनी तो जो है वो तो खुदा। तो आप टारगेट हमारा ये है कि मुल्क में सर्टेनिटी आए और वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसका एक प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, पीसफुल हो। जितने मुल्क कामयाब हैं जिनमें फाइनेंशियली, जिन्होंने इकोनॉमिकली ग्रोथ किया है, उनमें ट्रांजिशन ऑफ पावर, या तो आप यहाँ पे बादशाहत ले आए, एक मोनार्क बना दें और वो इसको चलाता रहे, जैसे यूएई का मॉडल है या चाइना का मॉडल है। अगर आप इसको इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं तो फिर एक ट्रू स्पिरिट के हैं, फिर ये हाइब्रिड सिस्टम चलाना मुनाफिकत है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जस्टिस शाहिद जबील साहब कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ऑब्वियसली जस्टिस हैं, माहिर कानून हैं, तो हमें समझाने के लिए उन्होंने कुछ बड़े आसान से जुबान में, आसान से अल्फाज में कुछ पॉइंट्स आपके और मेरे सामने रखे, और इवेंचुअली यस, टारगेट क्या है? एक बेहतर पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिंग पाकिस्तान। लेकिन करंट सर्कमस्टांसेस में आर वी एबल टू अचीव दैट? आर वी ऑन दैट ट्रैक इवन
ये सवालात हैं, यही नहीं के ऊपर बात मजीद भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।